Welcome to VLearn, Virtual Learning Network, Session 1 of Dynamic Asset Management. In this session, we will cover topics that are Dynamic Asset Management Introduction, Objectives of Dynamic Asset Management, Diversification through Multi-Management, Financial Assets Classes, then Asset Characteristics, Arbitrage of Financial Assets, Risk, types of risk, and management of working capital. Let's see डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट क्या है. डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट है लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और हर एक का रिस्क फैक्टर जो है वो डिफरेंट होता है. बेसिकली डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट जो है ये एक कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन है विच इज़ डिज़ाइंड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ पेंशन फंड्स. इट इम्प्रूव्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइजेज द रिस्क. तो डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए तैयार किया जाता है. बेसिकली ये कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को, कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि एक इन्वेस्टर चाहता है और उसको रिस्क जो है वो मिनिमम बियर करना पड़े. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बेसिकली डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो ये टर्म है ये रेफ़र करती है एक this refers to investment strategy that seeks to produce high total returns irrespective of the performance of market indices. मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं, मार्केट इंडाइसेस क्या चल रहे हैं, उससे उस चीज़ से कोई वो नहीं है. इसमें क्या कहते हैं कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो है ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो कि हाई टोटल रिटर्न्स देती है इन्वेस्टमेंट्स में जो कि एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट इंडाइसेस. इट डज नॉट कंसिडर द मार्केट इंडाइसेस लाइक कि मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है, बट येस इट गिव्स हाई टोटल रिटर्न्स. नाउ सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ this dynamic asset management. The main objective is to generate returns that are higher than market इंडेक्स रिटर्न. मार्केट में जो इंडेक्स रिटर्न चल रहा है, मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहे हैं, सिक्योरिटी प्राइसेस चल रहे हैं, रिटर्न चल रहा है, उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देना इन्वेस्टर्स को. दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट. सेकेंड इज़ टू रिपीट दिस परफॉर्मेंस एज रेगुलरली एज पॉसिबल. मीन्स कि जो सिक्योरिटीज़ हाई रिटर्न सिक्योरिटीज़ हैं उनको बार बार उनको रिपीट करना सो दैट कि वो ज़्यादा रिटर्न्स पॉसिबल हो सके उनको इन्वेस्टर्स को देना. एंड टू कीप द मैनेजमेंट फ़ी लो, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना लगे, मैनेजमेंट फ़ी कम से कम बियर करनी पड़े, कम से कम एक्सपेंसेस बियर करने पड़े इन्वेस्टर को. दीज आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट. नाउ सी डाइवर्सिफिकेशन थ्रू मल्टी मैनेजमेंट. डाइवर्सिफिकेशन होता है कि जब हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन द सेंस व्हेन वी कैन से हियर दैट वी आर नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट. सो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रिस्क को मिनिमाइज़ करता है. दैट मीन्स कि हम अपना सारा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको अलग अलग डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें जिससे कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सके. इफ़ एनी ऑफ द सिक्योरिटीज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन आर मनी और देन आर इन्वेस्टमेंट इज सिक्योर्ड इन अदर सिक्योरिटीज़. इफ़ वी invest all funds in one security and if it is not performing well, then सारी मनी जो है, सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो तो लॉस्ट हो जाएगी. तो डाइवर्सिफिकेशन जो है ये हेल्प करता है जिससे कि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें, उसको मिनिमाइज़ कर सकें. सो डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट इट डिक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय यूजिंग सेवरल मैनेजर्स. तो यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी स्किल्स से, अपने एनालिसिस के बेस पे अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके. A rigorous process is established
टू सेलेक्ट द मैनेजर्स एंड वी मॉनिटर द मैनेजर्स रेगुलरली। तो इसमें क्या है कि जो मैनेजर्स परफॉर्म करेंगे फॉर डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट, उनका सिलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि स्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता है, काफ़ी उनको ध्यान से सेलेक्ट किया जाता है और फिर सिलेक्शन होने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो जो एनालिसिस कर रहे हैं, क्या उनका एनालिसिस जो है वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है, इस चीज़ को मॉनिटर भी किया जाता है। दिस इज़ डाइवर्सिफिकेशन थ्रू मल्टी मैनेजमेंट। Now see financial assets classes. So here financial assets classes means assets. What are assets? Assets are economic resources owned by business or company. तो assets जैसे कि हम accounts में भी पढ़ते हैं, assets होते हैं जो भी firm के resources होते हैं, that are assets. And assets are things of value that can be readily converted into कैश। तो जिन एसेट्स को हम जल्दी से कन्वर्ट कर पाते हैं, दीज आर द थिंग्स ऑफ वैल्यू, जिन्हें हम एसेट्स में कैश में जल्दी से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो बैलेंस शीट होती है फर्म की, वो ही एसेट्स को रिकॉर्ड करती है। दैट मीन्स कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म इन विच वी रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, right? So balance sheet of a firm, it records the monetary value of assets owned by the firm. तो फर्म के कितने एसेट्स हैं, उनकी क्या मॉनेटरी वैल्यू है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है फर्म की बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हमारे पास मेजर जो हम एसेट्स को डिवाइड करते हैं, उनको हम मेजरली वी कैटेगराइज एसेट्स इन टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। एज यू नो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि जिनको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल दैट इज़ इनटेंजिबल, बट टेंजिबल एसेट्स मीन्स कि जिनको हम देख सकते हैं, राइट? Yes. Tangible assets contain various subclasses including current assets and fixed assets. तो tangible assets को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं एज करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट्स ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम विद इन अ ईयर हम जिनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? सो हियर करंट एसेट्स इंक्लूड inventory, while fixed assets includes the items like buildings and equipments, right? So current assets are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year, and fixed assets जो कि लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं बिजनेस में। सेकेंड है intangible assets. intangible assets होते हैं नॉन फिजिकल रिसोर्सेज, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, right? So non-physical resources and the rights that have a value to the firm because they gives the firm some kind of advantage in the marketplace. तो intangible assets वो assets होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते but they have the value. marketplace मतलब मार्केट में ये एक फर्म के लिए एक एडवांटेज जो है वो एडवांटेज का रोल प्ले करते हैं intangible assets. Like intangible assets are goodwill, copyrights, trademarks, patents and computer programs. These are all intangible assets. तो अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं जितनी भी हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, लाइक accounts receivables, then bonds, stock. These are financial assets. So this is the classification of this financial assets. Now see the asset characteristics. एसेट्स में बेसिकली हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. दीज आर इन एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़. दिस इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जिसमें एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ हम कंसिडर करते हैं. देन second is an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise, right? तो assets क्या है कि ये हमारे
बिज़नेस में वर्क करते हैं हम, बिज़नेस में जो है ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं, और यहीं पर इन्हीं से ही हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एक्सपेक्टेशन हम इनसे लगाते हैं। दैट मीन्स हम एनालाइज करते हैं कि हमें फ्यूचर में एसेट्स कितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे पाएंगे। And third is assets are formally controlled and managed within large organizations via the use of assets tracking tools. The assets जो है these are formally controlled and managed, राइट। तो येस एसेट्स को कंट्रोल करना रहता है, कंट्रोल करना पड़ता है, एंड दीज आर मैनेज्ड ऑल्सो विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर वेरियस एसेट tracking tools are there by which assets can be managed, assets can be controlled in the organization. So these are the three characteristics of assets. Now see current assets क्या है? Current assets are cash and other assets that expected to be converted to cash, sold or consumed either in a year or in the operating cycle without disturbing the normal operations of the business. तो current assets में जो कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, current assets जो होते हैं वो होते हैं कैश एंड नियर टू कैश, राइट। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मीन्स जो लिक्विडिटी फर्म के पास है, कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस, दीज आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मीन्स द इन्वेस्टमेंट्स विच आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year they are matured, so those are short term investments. Receivables are when a business sold goods or sells goods on credit basis, that those goods those customers becomes receivables when bills receivables. Then inventory is the stock, unsold goods in the firm, that is inventory. Then is the prepaid expenses which are paid in advance, like इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे फर्म जो है वो गुड्स का इंश्योरेंस कराती हैं और वो एडवांस में ही प्रीमियम पे कर देती हैं, राइट। तो वो क्या हो जाएंगे, उसके करंट एसेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम उन्हें वो इंश्योरेंस पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो पहले ही इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर चुके होते हैं और वो हो जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली हम इसको दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वन इज़ कि जब हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स, लॉन्ग टर्म नोट्स, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। सेकेंड इज़ कि व्हेन इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स which are not used in operations like land held for sale. लैंड उसको लेकर के रख लिया लेकिन अभी हमने उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज़ फॉर सेल पर्पज ओनली, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स. Then investment in special funds like sinking funds or pension funds. So these are the long-term investments. Now next is the arbitrage of financial assets. अब देखिए आर्बिट्रेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या है. Arbitrage is the practice of taking advantage of a price differential between two or more markets, राइट. तो आर्बिट्रेज जो प्रोसेस है बेसिकली ये एक आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं वो ये रोल प्ले करते हैं. आर्बिट्रेजर्स दे आर मार्केट इंटरमीडियरी इन द stock exchange, in the stock market. What they do, they enjoy or they take the advantage of price differentials between two or more markets. And arbitrage is a transaction that involves no negative cash flow at any probabilistic or temporal state and a positive cash flow in at least one state. इन सिंपल टर्म्स अ रिस्क फ्री प्रॉफिट. तो आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं बेसिकली, आर्बिट्रेजर्स जो है वो प्रोबेबल ट्रांजैक्शंस करते हैं. वो
अज्यूम करते हैं, वो स्पेक्यूलेट करते हैं कि इन सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं या डिक्रीज़ होने वाले हैं, राइट। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होता है कि आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं वो स्पेक्यूलेट करते हैं एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं, राइट। तो वो इंक्रीज़ होने अगर मार्केट में ये मालूम पड़ जाए कि सिक्योरिटी के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो परचेज़ करना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मार्केट में इन सिक्योरिटीज़ के प्राइस आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो वो करंट पीरियड में उसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। जब वो एक बार परचेज़ करना शुरू कर देते हैं तो उस केस में डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, राइट। शॉर्टेज हो जाती है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस जो है डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली उसके प्राइस राइज़ होने शुरू हो जाते हैं। जब उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के प्राइस राइज़ होने शुरू हो जाते हैं तो वो आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं, दे स्पेक्यूलेट कि इनके प्राइसेस जो है वो रिड्यूस होने वाले हैं फ्यूचर टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से करंट पीरियड पे इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज़ जो उन्होंने होल्ड की हुई है वो बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सिक्योरिटीज़ के प्राइस फिर से रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, एंड द इंटरमीडियरीज हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर नोन एज आर्बिट्रेजर्स। तो बेसिकली ये जो है प्रोबेबिलिस्टिक स्टेट के ऊपर काम करते हैं, एंड इसके अंदर जो उनका जो प्रॉफिट है वो डिफरेंशियल प्राइस जो डिफरेंस आता है वही इनका प्रॉफिट रहता है। Now see arbitrage of financial assets. अ पर्सन हु एंगेज इन आर्बिट्रेज, जैसा कि अभी हमने पिछली साइड में भी डिस्कस किया, जो पर्सन्स आर्बिट्रेज प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडियरीज जो इन्वॉल्व होते हैं, दे आर नोन एज आर्बिट्रेजर्स। लाइक इसमें जो आर्बिट्रेजर्स जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं बैंक और वी कैन से ब्रोकरेज फर्म। बेसिकली दिस टर्म इज़ मेनली अप्लाइड टू ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो ये आर्बिट्रेजिंग जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पर होता है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में अप्लाई किया जाता है, लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज़ एंड करेंसीज। यहाँ पर ये आर्बिट्रेज प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। इफ़ द मार्केट प्राइस डू नॉट अलाउ फॉर प्रॉफिटेबल आर्बिट्रेज, राइट, अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता आर्बिट्रेज प्रोसेसेस, एंड द प्राइसेस आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेज इक्विलिब्रियम और आर्बिट्रेज फ्री मार्केट, एंड आर्बिट्रेज इक्विलिब्रियम इज व्हाट, इट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर अ जर्नल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सो दिस इज़ द आर्बिट्रेज। नाउ सी कंडीशंस, क्या ज़रूरी है आर्बिट्रेज के लिए, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ आर्बिट्रेज। The conditions for arbitrage is the same asset does not trade at the same time. तो जो अगर एक ही सिक्योरिटी है उसी को ही हम एक ही टाइम पे सभी प्राइसेस के ऊपर वो ट्रेड नहीं कर सकती। सेम एसेट डज नॉट ट्रेड एट द सेम प्राइस ऑन ऑल मार्केट। सभी मार्केट्स में हर सेम सिक्योरिटी का, सेम एसेट का प्राइस जो है वो डिफ़र करता है, वो सेम प्राइस पे ट्रेडिंग उसकी नहीं होती। सेकेंड इज़ टू एसेट्स विद आइडेंटिकल कैश फ्लोज डू नॉट ट्रेड एट द सेम प्राइस। यस, टू एसेट्स विद आइडेंटिकल कैश फ्लो, सेम अगर उनका कैश फ्लो है तो वो भी सेम प्राइस पे सेम प्राइस पे वो ट्रेड नहीं किए जाते। And third condition for arbitrage is asset with a known price in the future. जिन सिक्योरिटी का प्राइस पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, they does not with a known price in the future does not today trade at its future price discounted at the risk free interest rate. तो अगर उसका प्राइस मालूम है कि फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है तो वो फ्यूचर प्राइस पे हम आज की डेट में उसकी ट्रेडिंग नहीं करते, एट इट्स फ्यूचर प्राइस डिस्काउंटेड एट द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। सो दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर आर्बिट्रेज। सो रेस्ट ऑफ दिस सेशन वी विल कवर इन पार्ट 2 of the session. Thank you very much. Happy learning. We learn.